कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकेंड ईयर के बच्चों से फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य और लाभों की चर्चा करेंगे। फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में जब हम अध्ययनरत होते हैं तो इसके उद्देश्य, इसके एम्स, इसके लक्ष्य और इसके लाभ की भी बात हमारे दिमाग में कहीं न कहीं से आती है। यदि हम शिक्षण के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने को बहुत आगे तक ले जाने के विषय में सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह मनोस्थिति हमारी बनती है। तो हम आपको इस पे अपने विचारों से अवगत कराते हैं कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हुआ करते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल एम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। You all of you know that physical education is the science of physical activity, शारीरिक कार्यक्रम और फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हम इस स्थिति में अपने को ले जाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव हो सके और वह सफल जीवन यापन करके समाज में उचित स्थान पा सके। यही इसका मुख्य लक्ष्य है और यही इसका मुख्य उद्देश्य भी है। जितने भी शिक्षाविद आज तक इसके संदर्भ में, विद्यार्थियों के कल्याण के संदर्भ में परिचर्चा में सम्मिलित हुए हैं, सबने इस बात को माना है कि शिक्षा का उद्देश्य भविष्य में विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार करना होना चाहिए कि जिसपे राष्ट्र की मजबूत नींव रखी जा सके। क्योंकि आज का युवा ही कल का भविष्य है। इस संदर्भ में एक उदाहरण मैं आपके सामने इसके लक्ष्य और उद्देश्य के संदर्भ में रखना चाहूँगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद, दार्शनिक, परम आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था कि मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। मजबूत शारीरिक नींव के बिना, तात्पर्य शैक्षिक रूप से हमें उन्नतशील होने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि विद्यार्थी शारीरिक रूप से मजबूत हो। यह शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। इसी बात को विवेकानंद जी ने कहा कि विद्यार्थी को गीता का ज्ञान देने से पहले उसको जीवन संघर्षों को समझने के लिए खेल के मैदान में उपस्थित होना चाहिए। चाहे वो फुटबॉल का खेल हो, चाहे वो किसी भी खेल का मैदान हो। क्यों? विद्यार्थी या बालक जब एक समूह में प्रतिस्पर्धा करता है, एक दूसरे से संघर्ष करता है, तो शारीरिक रूप से तो वो मजबूत होता ही है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, संवेदना के स्तर पे उसको मजबूती प्राप्त होती है। क्योंकि कभी कभी वो हारता है और कभी कभी वो जीतता भी है। तो जीत हार की दोनों परिस्थितियों का जब वो मूल्यांकन अपने मानस पटल पे करता है, अपने अंतर मन में उसके विषय में सोचता है, तो उसके स्नायु तंत्र, उसका मानसिक स्तर हर एक स्थिति से जूझने के लिए तैयार होने का काम करता है। इसलिए प्राचीन शिक्षा प्रणाली की जब हम अवधारणा को अपने मन में ले आते हैं, सोचते हैं,
जैसा कि इस विद्यालय के संस्थापक पूज्य राजर्षि ने भी इस विद्यालय में इसी परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम किया था कि सुबह पीटी, योगा, प्राणायाम, शाम को खेल मैदान, बीच में पढ़ने का कार्य हुआ करता था। क्योंकि वो एक राजा थे और गुरुकुल परंपरा को जानते थे कि गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर, उसका कार्य नियोजन किस स्तर का हुआ करता था। विद्यार्थी को वहाँ बौद्धिक रूप से मजबूत करने से पहले गुरुकुल उसको शारीरिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करते थे। इसलिए उनको घुड़सवारी, कुश्ती, तीरंदाजी, खेल, द्वंद्व, तमाम तरह की शारीरिक गतिविधियों में लगाया जाता था और उसका मूल्यांकन किया जाता था कि इस समय कौन सा विद्यार्थी किस स्तर पे है, इसने शारीरिक गतिविधि के कार्यक्रम में क्या प्राप्त किया है, इसका आउटपुट क्या है। उसके बाद इस परीक्षा में पास होने के बाद उसको बौद्धिक शास्त्र और विद्या अध्ययन में लगाया जाता था और इस बात को साबित किया जाता था कि साउंड बॉडी इज द हाउस ऑफ साउंड माइंड। जब बच्चा स्वस्थ होगा तभी उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। यह उद्देश्य हुआ करता था विद्यार्थियों का और गुरुजनों का एक दूसरे के प्रति शारीरिक संबलन, तदुपरांत मानसिक संबलन, इस तरह के कार्यक्रम नियोजित होते थे, क्रिया विन्यास बनाए जाते थे, समय सारणियां बनाई जाती थी कि विद्यार्थी अपने शारीरिक स्वास्थ्य को करते हुए शैक्षिक रूप से उन्नयन के रास्ते पे आगे जाए। आज उसी बात को वर्तमान सरकार ने, वर्तमान शिक्षाविदों ने महसूस किया है कि हम अंधी दौड़ में ऐसे गुम हो गए थे कि विद्यार्थी की वास्तविक आवश्यकता को शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में भूल गए थे कि विद्यार्थी को वास्तविक रूप से शिक्षा का उद्देश्य किन मापदंडों पे ले जाने से पूरा होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ बिना किसी संदेह के कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मजबूत शारीरिक संरचना देते हुए शैक्षिक रूप से उसको आगे ले जाने का है, स्वस्थ रखने का है और इनके माध्यम से उसे जो लाभ प्राप्त होते हैं भविष्य में, उनमें भी यह कार्यक्रम नियोजन स्वाभाविक रूप से काम आता है। जैसे हम जब कल्पना करते हैं कि शारीरिक शिक्षा के प्राप्ति के बाद हमें इससे लाभ क्या होंगे, तो उन लाभों की जब हम पर चर्चा करते हैं या हम एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रश्न पूछा जाए कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लाभों की विवेचना कीजिए, तो उद्देश्य की परिचर्चा हमने आपसे की कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ भावनाएं, स्वस्थ संवेदनाएं, यह शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। लेस्ली महोदय ने इसी को कहा है कि शारीरिक कर्मों का विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और स्नायु पेशीय विकास किसी भी विद्यार्थी के लिए नितांत आवश्यक होता है और इसका कार्यक्रम नियोजन विद्यालयों में होना ही होना चाहिए। बिना इनके एक सफल विद्यार्थी की हम कल्पना नहीं कर सकते। और उनकी इस बात को बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने आपको पीडीएफ में दे रखा है, बहुत से विचारकों ने, बुक वाल्टर ने, एच क्लार्क ने, हेथ किंगस्टन ने और तमाम ऐसे भारतीय शिक्षाविद हैं जिन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को अपनाने का जोर दिया है और उसके आधार पर जो लाभ प्राप्त होते हैं उस लाभों की हम आपको यहाँ स्वाभाविक रूप से चर्चा करते हैं कि लाभ क्या है शारीरिक शिक्षा के अध्ययन के उपरांत। हम सोच वी थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द कैरियर ऑप्शन इन द फिजिकल एजुकेशन, कि कैरियर के प्रति क्या इसमें ऑप्शन है, क्या लाभ हैं। तो आपको बताना मैं चाहूँगा
कि फ्रॉम द एलिमेंट्री लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल, आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो जिस स्तर की आपका शिक्षण प्रशिक्षण होगा उस स्तर के आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा के भी टीचर हो सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा के भी टीचर हो सकते हैं, और महाविद्यालय से लेकर यूनिवर्सिटी तक आपका करियर इसमें खुला हुआ है। ये लाभ है इसके शारीरिक शिक्षा के अध्ययन और शिक्षण और प्रशिक्षण और अधिगम के। दूसरा, अगर आप चाहें कोचिंग में अपना करियर आप बना सकते हैं। किसी भी तरह का आप एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लें जिसमें विभिन्न विद्यार्थियों को जिस खेल से आप संबंधित हो उसमें ट्रेनिंग दें। उससे आपको अर्निंग होगी और कुछ विद्यार्थियों का भला भी होगा। या अगर सक्षम हो आप तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की स्थापना कर लें। किसी विद्यालय का किसी विद्यालय को स्थापित करके उसमें शिक्षण और प्रशिक्षण का काम कर सकते हैं। इसमें भी आपको कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। और इससे इतर अगर आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में जाना चाहें तो इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन में भी करियर ऑप्शन के बहुत से चांसेज हैं। वहाँ क्लब्स हैं जिसमें आप खेल भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। थोड़ी पूंजी में सरकार भी इस तरफ आपको सहायता प्रदान करती है कि थोड़ी पूंजी लगा के आप चाहें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर बना दें। वहाँ जो नीडी लोग हों उनको स्पोर्ट्स की जानकारियाँ मुहैया कराएं। इसमें भी आपका करियर हो सकता है। और हेल्थ रिलेटेड क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकते हैं, आपका करियर बन सकता है यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हों तो। जैसे जिस भी खेल से आप संबंधित हो, या स्वाभाविक रूप से अगर आप मान लीजिए कि एथलेटिक्स से संबंधित हो तो आप एथलेटिक का ट्रेनिंग सेंटर खोल लें। फुटबॉल से संबंधित हो फुटबॉल का ट्रेनिंग सेंटर खोल लें। तो ये तमाम लाभ हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपरांत। अब मैं आपको आज की क्लास के अंत में ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर पहला शारीरिक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, महत्व और इसके लाभ, यहाँ तक मैंने आपसे परिचर्चा की। इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। शारीरिक शिक्षा के स्वरूप की चर्चा करते हुए इसको संक्षिप्त रूप में परिभाषित कीजिए, या शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसके महत्व को समझाइए। अगला प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक शारीरिक शिक्षा के स्वरूप की विस्तृत विवेचना कीजिए, या शारीरिक शिक्षा को संक्षिप्त रूप में परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए, या शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण लाभ और इसमें व्यवसाय नियोजन की परिचर्चा कीजिए। ये तमाम प्रश्न इससे बन सकते हैं और छोटे प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे कि जैसे साउंड बॉडी इज द हाउस ऑफ साउंड माइंड, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, प्लेटो का है, किसका है? यह भी पूछा जा सकता है कि विद्यार्थियों को गीता के बदले फुटबॉल मैदान की आवश्यकता ज़्यादा है, यह कथन किसका है? मजबूत देह यष्टि के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, यह कथन किसका है, या यह किसने बताने का काम किया है? इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद से सेकेंड ईयर में मेरा क्लास है आज यहीं तक। कल दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे और पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।